हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स आईएएस। होप कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंदा भारती केस में 1973 में। इस डॉक्ट्रिन का यूज़ क्या है? ये डॉक्ट्रिन यूज़ की जाती है जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है। और मतलब किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसके लिए हम इस डॉक्ट्रिन को यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन का एग्जिस्टेंस में कैसे आई? तो जो पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। जो पार्ट 3 ये बेस्ड है आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म में, ठीक है। और जो पार्ट 4 है वो बेस्ड है आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म में, ठीक है। और जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है ये इंडिविजुअल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और जो सोशलिस्ट हैं वो सोसाइटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस पे बेस्ड है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट है वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग होता है। आर्टिकल 32 जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है जुडिशरी को, और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो जुडिशरी है या सुप्रीम कोर्ट है वाइडर जुडिशरी कर देते हैं। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के लिए है ऑर्डर। आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट्स के लिए। तो इसके अंडर जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करता है, ठीक है। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ जुडिशरी टू डिक्लेयर लॉ वॉइड इफ इट अब्रिचेस फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 37 क्या कहता है कि पार्ट 4 के जो प्रोविजंस हैं वो नॉन इन्फोर्सिएबल हैं। तो नॉन इन्फोर्सिएबल भी हैं, लेकिन वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या वीकर सेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब Article 37 mentions that government will consider these principles fundamental in governance of the country. It shall be duty of the state to apply these principles in making laws. Judiciary is not included in definition of a state in Part 3 under Article 12. लेकिन Part 4 की जो मतलब आर्टिकल 36 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है पार्ट 4 के लिए उसमें जुडिशियल इंक्लूडेड है। आइडली there should not be non-enforceable features in the constitution which is supreme law of the land. Hence all features provisions of the constitution should be enforceable. Therefore it is a rare feature. ये rare features है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। आइडियली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई भी नॉन इन्फोर्सेबल फीचर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया की जो सिचुएशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हम बहुत मतलब वीक थी, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था जो ये सारे सोशल एजुकेशन राइट्स हैं इन्हें इन्फोर्सिबल बना पाना। अगर इन्फोर्स करते तो दिक्कत होती। और ऑलरेडी जो कंट्री है वो इतने सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था, जैसे कि पार्टीशन हुआ था, फिर सेसेशनिस्ट ट्रेंड से ये नॉर्थ ईस्ट में अलग इंसर्जेंसी चल रही थी, तेलंगाना का अलग इशू था, हैदराबाद वाला। तो इस वजह से ये जो पार्ट 4 के राइट्स हैं उन्हें नॉन इन्फोर्सिबल बनाया गया है। लेकिन अम्बेडकर ने क्या कहा था कि ये जो राइट्स हैं ये पॉलिटिकली, इनके पीछे का जो इन्फोर्स करने का विल है वो पॉलिटिकल होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो जो पहला केस आया इस चीज़ से रिलेटेड वो था, एक्चुअल में ये जो डेवलपमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हुआ ये 2 फेजेस में हुआ। एक पहला फेज़ 1967 से पहले, 1967 के पहले कांग्रेस सिस्टम था, ठीक है। लेकिन 1967 में ब्रेक डाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम हुआ। कैसे कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई 8 स्टेट्स में आई थी शायद, और 7-8 स्टेट्स में आई थी, और बाकी इसके अलावा 8 स्टेट्स में अप्रॉक्सीमेटली
कोलिशन बनाना पड़ा था कांग्रेस को। तो ये हेजीमनी ऑफ कांग्रेस जो है थोड़ी ख़त्म हुई थी। तो पहला केस आया 1950 में ही, चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। फर्स्ट केस इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। पहला केस था जो इसमें फर्स्ट ईयर में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन के। चैलेंज्ड रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय मद्रास स्टेट। चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एज पर आर्टिकल 13 क्लॉज 1। जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की इन्फोर्स करना फंडामेंटल राइट्स को, और ये ध्यान देना कि ये अब्रिज ना किए जाएं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो डॉक्ट्रिन ऑफ अब इनिशियो है कि जो भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट से पहले अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होगा उस दिन से वो वैलिड नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से इन्हें अब इनिशियो हो जाना चाहिए। आर्टिकल 13 से पहला डायलेमास क्या जुडिशरी ने फेस किया। आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, फंडामेंटल राइट है, इसके लिए आर्टिकल 32 एग्जिस्ट करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और आर्टिकल 37 बताता है कि जो पार्ट 4 है ये नॉन इन्फोर्सेबल है, लेकिन जो पार्ट 4 है वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर जुडिशरी इसमें बाधा डालती है तो क्रिटिसाइज़ किया जाएगा जुडिशरी को निगेटिव एक्टिविज़म को के लिए। तो ये डायलेमा फेस कर रही थी जुडिशरी। इसके बाद इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जुडिशरी ने, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करके। क्या किया उन्होंने, कहा जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है ये ऑर्डिनरी लॉज के लिए है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑर्डिनरी लॉ से अब्रेज नहीं किए सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है तो फंडामेंटल राइट्स को अब्रेज किया जा सकता है। तो लॉ इज़ ऑर्डिनरी, ओनली ऑर्डिनरी लॉ नॉट अमेंडमेंट। आस्क गवर्नमेंट टू ब्रिंग अमेंडमेंट, इसलिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 इंट्रोड्यूस किया। इसने चेंजेस क्या किए, पहला आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया। इसके अंडर क्या हुआ, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 31 ए, ये एक्सेप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी का, प्रोविजंस फॉर सेविंग ऑफ सर्टन लॉस। आर्टिकल 31 बी, इससे 9 शेड्यूल ऐड किया, इसको ब्लैक होल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी एक्ट अगर रेगुलेशन 9 शेड्यूल में रख दिया जाएगा तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता है, तो इसलिए ब्लैक होल है, जो भी डाला 9 शेड्यूल में गायब। अब दूसरा केस जो आया वो था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या सिग्निफिकेंस है इस केस की, कि ये पहला केस है जो चैलेंज कर रहा है अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। क्या चैलेंज किया इसने, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो लेके आई थी गवर्नमेंट, नेहरू गवर्नमेंट। और क्वेश्चन क्या पूछा, कैन पार्लियामेंट ब्रिंग अ लॉ विच एंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो ऐसा लेके आए जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़त्म कर दे। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 31 बी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या, 9th शेड्यूल। इससे लेके आए कि अगर किसी भी लॉ को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया तो उसको फिर फंडामेंटल राइट्स को भी अब्रिज कर देगा, तो भी उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से कुछ भी लेके 9 शेड्यूल में डालो, ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक होल है, सब समा जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से वो। लेकिन ये इनिशियल ईयर्स थे और जो जुडिशरी है वो नेहरू से पंगे नहीं लेना चाहती थी, इस वजह से तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया। ठीक है, और क्या होल्ड किया, जो प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का। ये इनिशियली जब तक नेहरू थे तब तक वो ये मानते थे कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, जैसा कि कॉन्सेप्ट ब्रिटिश सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो नेहरू ये सोचते थे कि जो इंडियन सिस्टम है वो कम्प्लीटली ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है, तो इसलिए पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन है, उसकी अमेंडिंग पावर पे कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसे एरा ऑफ पैसिव जुडिशरी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते थे नेहरू के साथ।
लेटर अपहिल्ड 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन सज्जन सिंह एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी बेला बैनर्जी में अपहिल्ड किया। इसके बाद आया 1967 का ईयर। अब क्या हुआ, कांग्रेस सिस्टम ब्रेक डाउन हुआ। कांग्रेस की कई स्टेट्स में गवर्नमेंट नहीं आई, दूसरी पार्टीज़ की आई और कहीं कांग्रेस को कोalition बनाना पड़ा। तो 1967 इज ब्रेक डाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, लेड द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशरी ने पहली बार एक्टिव रोल प्ले करना स्टार्ट किया। तो पहली बार यूज़ किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का, ये यूएस डॉक्ट्रिन है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपने जो प्रीवियस केसेस है कौन कौन से हैं, चंपकम दोराईराजन और दूसरा है शंकरी प्रसाद, इन दोनों को ओवर रूल कर दिया। और क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये सैंक्रोसैंक्ट हैं, मतलब बिल्कुल इन्हें छुआ नहीं जा सकता, कैन नॉट बी डाइल्यूटेड इवन बाय अमेंडमेंट। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकते। जुडिशरी अक्यूज ऑफ बीइंग इलीटिस्ट, तो जुडिशरी को अक्यूज़ किया गया कि आप इलीटिस्ट हो रहे हैं, जो सोशल रेवोल्यूशन हो रहा है, जो लोअर सेक्शंस हैं उनके लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनमें ये बाधा डाल रहे हैं। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्स किया। क्या रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने निगेटिव एक्टिविज्म को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अक्यूज़ किया कि आप निगेटिव एक्टिविज्म कर रहे हैं और 2 अमेंडमेंट लेके आए। क्या क्या, 24th अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th के उससे उन्होंने क्या चेंज किया, इन्होंने आर्टिकल 368 का टाइटल चेंज कर दिया। पहले था प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, इसको बदल के कर दिया पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा चेंज जो लेके आए, मैंडेटरी कर दिया प्रेसिडेंट के लिए एसेंट देना अमेंडमेंट बिल्स को। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स जो हैं उनको एसेंट देना प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी हो गया, मतलब कि लॉस्ट एब्सोल्यूट वीटो बट रिटेन्स पॉकेट वीटो, पॉकेट में रख सकते हैं बट रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड किया। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 से कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा तो जो भी आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। और एक आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड किया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा 368 से, तो ये इंदिरा गांधी का वो था, सेम चीज़ है 2 बार बोली है। तो इंदिरा गांधी का ये जो क्या बोलते हैं सिग्नेचर स्टाइल था कि जो भी कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, इसलिए वो सारा होता ना 2 बार बता देती थी। और जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया उससे क्या हुआ, आर्टिकल 31C आया। 31C क्या है, आर्टिकल 39B और C में जो DPSPs दिए गए हैं उनके लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कहेंगे। तो ये जो है इस एक्ट के थ्रू एक बैलेंस बनाया गया फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, कि कोई भी मतलब इररेलेवेंट नहीं होगा, या देख रहे होंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये लेके आए अमेंडमेंट लेके आई गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इसके बाद केशवानंदा भारती केस में इनको चैलेंज किया गया 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया, क्योंकि इन्हें निगेटिव एक्टिविज्म के लिए अक्यूज़ किया गया था गोलकनाथ केस में, तो जुडिशरी भी वेट कर रही थी अपनी इमेज सुधारने के लिए। तो जैसे ही ये मौका आया, अभी तक की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 13 जजेस की। ठीक है, इस केस में तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन्होंने इसकी जो वैलिडिटी है इसको अपहेल्ड किया। ठीक है, क्योंकि निगेटिव एक्टिविज्म के लिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। इसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए उन्होंने इसकी भी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया, लेकिन एक राइडर के साथ, क्या कि नो लिमिट ऑन अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने की उस पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता। मतलब कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है और जो अमेंडमेंट्स होंगे ये
अमेंडमेंट ऐसा नहीं कर सकते कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिकॉग्नाइज ही ना कर पाएँ, ठीक है। तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेंटेन रखना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट होता है जनरल विल का और एक होता है पॉलिटिकल विल का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये जनरल विल को रिप्रेजेंट करती थी और जो आज का पार्लियामेंट है ये पॉलिटिकल विल रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी अमेंडमेंट लेके आता है पार्लियामेंट तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर का जो टेस्ट है इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इवन आप 100% मेजॉरिटी के साथ भी पास करें, 2/3 जो प्रिस्क्राइब्ड आर्टिकल 368 में, उसके बजाय आप 100% से भी पास कर लें तो भी आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फॉलो अप ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट है रिस्पॉन्ड करेगी, वो भी खासकर इंदिरा गांधी। तो उन्होंने इसके बाद जो इमरजेंसी के टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसने इंट्रोड्यूस किया क्लॉज 4 और क्लॉज 5 आर्टिकल 368 में, ठीक है। तो आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 क्या कहता है, नो अमेंडमेंट शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। एनी कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते। एनी ग्राउंड का मतलब नॉट इवन ग्राउंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ना तो आप बेसिक स्ट्रक्चर पे ना तो फंडामेंटल राइट पे कि आप ब्रिज कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट को ब्रिज कर रहे हैं, इन बेसिस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 368(5) क्लॉज 5 जो ऐड किया इससे वही जो चीज़ यहाँ पे कही है, फॉर रिमूवल ऑफ ऑल डाउट्स देयर शैल बी नो लिमिटेशंस व्हाटसोएवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वही सेम चीज़ कह रहे हैं लेकिन इंदिरा गांधी का सिग्नेचर स्टाइल तो 2 बार कह दिया, ठीक है, कि क्वेश्चन नहीं कर सकते। आर्टिकल 31C जो इन्होंने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से लेके आए थे, उसकी जो इम्यूनिटी थी पहले थी आर्टिकल 39B and C के लिए, उसको इन्होंने एक्सटेंड करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जितने भी लॉज लेके आए जाएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब अब क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। पहले जो उन्होंने कहा था कि 39B और C के लिए जो हम लॉ लेके आएंगे उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज लेके आएंगे तो आप उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हारमनी है जो मेंटेन हुई थी फंडामेंटल राइट और DPSPs के बीच में कि ये इनमें से कोई भी रेलेवेंस में जाए, ये डिस्टर्ब हो गई। अब क्या है, जो इस अमेंडमेंट के बाद 42nd अमेंडमेंट के बाद DPSPs को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट स्टेटस हो गया, तो ये बैलेंस बिगड़ गया। अब इसको कोर्ट आगे सही कर देगा। कैसे, मिनर्वा मिल्स केस में ये 1980 में आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जो हैं आर्टिकल 368 के जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेके आए थे उसे नल एंड वाइड कर दिया, ठीक है। आर्टिकल 31C का जो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था कि सारे DPSPs के लिए और DPSPs, उसको वो करके उन्होंने वापस से जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर जो पोजीशन थी उसी में लाके वापस से कर दिया कि सिर्फ अब आर्टिकल 39B और C के लिए बस नहीं क्वेश्चन करेंगे, तो वापस से जो बैलेंस है वो मेंटेन कर दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन था 9 शेड्यूल को लेके, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया किसमें, IR कोहेलो वर्सेस तमिलनाडु 2005। इसमें क्या कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो एप्लीकेबल है, जो लॉज 9 शेड्यूल में प्लेस कर दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल है, लेकिन कब, 24 अप्रैल 1973 को, जिस दिन केशवानंदा भारती केस का जजमेंट दिया गया है उसके पहले तक जो रखे गए हैं उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, लेकिन जो इस डेट के बाद रखे गए हैं उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बेसिस पे क्वेश्चन किया जा सकता है। अब इसके बाद ये डॉक्ट्रिन कंट्रोवर्शियल क्यों है, तो देखिए समझते हैं कि एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी, जो जुडिशरी है ये अब सोल होल की बातें कर रही है,
जो लेटर लिखा है उसे नहीं मान रही और आत्मा की बातें कर रही है। तो क्या है, मेटाफिजिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो सब चीज़ें लेटर को नेगलेक्ट करके, जो मतलब दिया गया है उसको नेगलेक्ट करके ये क्रिएटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ओवरलुक्स लेटर एंड इन्वेंट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने तो किसी ऐसी आत्मा की बात की नहीं थी, तो इसलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि ये ओवर स्टेप कर रहे हैं। डिस्टर्ब सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी सुपर लेजिस्लेचर का रोल वो ले अडॉप्ट कर ले रही है। जुडिशरी का काम तो है नहीं लॉज बनाना, जुडिशरी का काम है सिर्फ ये देखना कि जो भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं हैं। लेकिन जुडिशरी क्या है कि लेजिस्लेचर का रोल भी ले रही है, तो हर जगह इंटरवीन कर रही है जुडिशरी। तो इसको मतलब जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको डिस्टर्ब करता है। जजेस एक्सपेक्टेड टू टेल इफ़ देयर इज़ वन, नॉट टू इन्वेंट इफ देयर इज़ नन। अगर कुछ है तो बता दो, अगर नहीं है तो आप इन्वेंट मत कीजिए। जुडिशरी इज़ मोस्ट एलिटिस्ट, लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड लीस्ट अकाउंटेबल। जो गवर्नमेंट है ये एवरी 5 ईयर्स में रिस्पॉन्सिबल है। इनको पब्लिक के बीच जाके वापस से वोट मांगना है, और अगर ये वापस से मेजॉरिटी लेके आते हैं लोकसभा में तभी ये वापस गवर्नमेंट में आ सकते हैं। लेकिन जुडिशरी के लिए तो कोई इलेक्शन होता नहीं है, तो ये अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है इंजॉय करते हैं। तो इसलिए इन्हें पब्लिक पॉलिसी जो फ्रेम करना है ये इसे एथिकल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। सुपर लेजिस्लेचर का जो रोल है वो अडॉप्ट कर ले रही है, अज्यूम कर ले रही है। केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय सिंगल एफर्मेटिव वोट। 13 जज बेंच थी, उसमें से 7 फेवर में थे, 6 अगेंस्ट में थे, तो एक वोट से वो बची है। तो ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हैजंट गिवन एग्जॉस्टिव लिस्ट, enjoys discretionary powers। तो इन्होंने कोई एक लिस्ट नहीं दी है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कुछ भी होगा वो आप कर सकते हैं। तो अभी कन्फ्यूजन है कि गवर्नमेंट को नहीं पता कि हम क्या लेके आ रहे हैं लॉ, और कब के लेके आए, और पता चला कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया, उन्होंने कह दिया कि नहीं ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। तो पॉलिसी मेकिंग में इसकी वजह से डिफ़िकल्टी आ रही है। अब क्वेश्चन ये किया जाता है कि क्या जुडिशरी को देनी चाहिए जुडिशरी को देनी चाहिए एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इसको एज अ सेफ्टी वॉल्व यूज़ करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव अगर कभी अपनी पावर को, क्योंकि इंडिया में जो अभी या पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे होंगे कि लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है, उनका रोल काफ़ी कम होता जा रहा है, और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर्स बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे केस में एग्जीक्यूटिव को चेक करने के लिए कोई तो चाहिए। तो इसलिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये एज अ सेफ्टी वॉल्व एक्ट करती है। तो इसलिए एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं देना चाहिए। अगर कभी नीड पड़े तो नए एलिमेंट्स, या फिर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये नीड के अकॉर्डिंग इवॉल्व होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है तो उसके हिसाब से अडॉप्ट कर पाए, इसलिए इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं देनी चाहिए। और लॉजिक क्या है इस डॉक्ट्रिन को देने का हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार समझ लेते हैं। मिक्स डिफरेंस बिटवीन अमेंडमेंट एंड री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी ये कहती है कि आप अमेंडमेंट कीजिए, चेंजेस लेके आइए, आपको ज़रूरत है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से मत लिखिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए आपके पास मैंडेट नहीं है, आप गवर्न करने के मैंडेट पे आए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके पास मैंडेट था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का, ठीक है। तो आप अमेंडमेंट लेके आए, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा बदल जाए। जो फाउंडिंग फादर्स थे उनके जो इंटेंशन थे, जो इनिशियली उन्होंने इतना सारा जो फ्रीडम स्ट्रगल से हमारा इंस्पायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ना हो कि वो सब मिसिंग हो जाएं, वो सब बदल के आप इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमारे एक्सपीरियंस पे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में एक्सपीरियंस रहा, फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935,
ये जो एक्ट रहे हैं इनका जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। हमारी कंट्री की कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन आप इसको चेंज करके प्रेसिडेंशियल करते हैं तो ये आप 180 डिग्री चेंज कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तो वो चेंज कर सकती है। तो इस वजह से ये डिफरेंस करती है जुडिशरी। पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इवन व्हेन पास्ड विद यूनानिमिटी एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हैज़ टू पास द टेस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल मेजॉरिटी वेयरएज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड जनरल वेयर ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी। समझ चुके हैं सब अपन। इसके बाद आते हैं क्या डॉक्ट्रिन जो है ये डिज़ायरेबल है, क्या ज़रूरत थी इस डॉक्ट्रिन की? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाज बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी इसमें चेंजेस पे चेंजेस ले गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल रही थी। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इतने सारे से चेंजेस लेके आए और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू लेके आए। तो जुडिशरी को मतलब उस टाइम पे ज़रूरत थी स्टेप करने की, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो थोड़ा सा अथॉरिटेरियन हो रहा था। जुडिशियल एक्टिविज्म वाज नीडेड अगेंस्ट ओवर रीच बाय एग्जीक्यूटिव। जिया मोदी स्कॉलर हैं, तो इनका व्यू क्या है? फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, रॉन्ग फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो जुडिशरी ने किया केशवानंदा भारती केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर देख के, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत था, लेकिन समय की ज़रूरत थी, नीड ऑफ द आर थी, प्रूव्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, एकेडमिक उससे ओवर स्टेप कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये ब्लेसिंग थी डिस्गाइज में। जुडिशरी प्रेफर अनसर्टेन डेमोक्रेसी ओवर सर्टेन टायरनी। अगर उस टाइम पे इमरजेंसी बहुत अच्छा एग्जांपल है। डिस्पाइट इतना जुडिशरी के रिस्ट्रेंट करने के बाद इमरजेंसी के टाइम पे जो अथॉरिटेटिव हो गई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, तो अगर जुडिशरी इतना रिस्ट्रेंट नहीं करती है और वो थोड़ा सा 1 साल बाद थोड़ी अकल आ गई थी उन्हें, तो उन्होंने रिवोक कर दी थी। अगर वो सब नहीं होता, स्ट्रोक ऑफ लक कह लीजिए, तो इंडिया हो सकता है बाकी की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी जो इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेसी बनी थी, वो वापस से अथॉरिटेरियन हो गई थी। सिर्फ एक इंडिया एग्जांपल है जहाँ पे डेमोक्रेसी ने सर्वाइव किया थर्ड वर्ल्ड में। तो इस उसमें जुडिशरी का बहुत ज़्यादा रोल है। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन में। क्या कंट्रीब्यूशन है सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? डिस्कस कर चुके हैं। हैड जुडिशरी नॉट इंटरवीन्ड, इंडिया वुड हैव गॉन द वे ऑफ अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हुआ, अथॉरिटेरियन हो गया। बांग्लादेश भी वही हुआ उनके साथ, अलग अलग पूरे साउथ एशिया में वही हुआ है। नेपाल में भी खैर वो कॉलोनियल रूल के अंदर नहीं रहे, स्टिल आता जाता रहा है। वहाँ पे किंग ने वापस से पावर्स ले ली थी। इसलिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये नेसेसरी इविल है, शुड बी केप्ट एज सेफ्टी वॉल की तरह रखना चाहिए कि दोबारा से अगर अथॉरिटेरियन ट्रेंड्स आएँ तो उनको टैकल किया जा सके। तो बस यहीं तक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा आपको ये लेक्चर तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी कमियां हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कीजिए। हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।